नेक्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी बुक में, एम्पियर्स को डिफाइन करेंगे, केल्विन को डिफाइन करेंगे, कैंडिला को डिफाइन करेंगे और मोल को डिफाइन करेंगे। इसके बाद कुछ मेथड हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट का यूनिट है, ये मेजरमेंट का चैप्टर है। तो मेजरमेंट के लिए सन का डिस्टेंस, सन का डायमीटर, मून का डिस्टेंस और मून का डायमीटर किस तरीके से मेजर किया जाएगा उसको हम फाइंड करेंगे, तरीका सीखेंगे। ये जो कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में यहाँ पर बताया है मैंने, इसको नोट करिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम देख रहे थे कि ये जो यूनिट्स बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है, इनिशियली कितना हम मेजर करेंगे। तो पिछली बार हमने देखा है कि लेंथ को, मीटर को डिफाइन किया था हमने, और उसके बाद आपको किलोग्राम को डिफाइन किया था, टाइम को डिफाइन किया था सेकंड को, कि 1 सेकंड कितना टाइम होगा। अब है आपका नेक्स्ट उठी में नेक्स्ट पार्ट है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट पार्ट है। हालांकि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ बताऊंगा और बाकी बातें आप लोग उसमें से पढ़ लेंगे। जो मुख्य बातें हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए इसको। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज द एम्पियर। आगे आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी करना है आपको करंट का। द एम्पियर क्या होता है उसके बारे में समझिए कि द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which is maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in a vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 raised to the power minus 7। ये 10 raised to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। मतलब क्या है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में अगर 1 मीटर का डिफरेंस है, उनके बीच में 1 मीटर का डिफरेंस है और वो पैरेलल रखे गए हैं, उनकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है, नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इस तरीके के कंडक्टर में जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। वो फोर्स जो होता है वो 2 into 10 raised to the power minus 7 होता है, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। आगे एम्पियर की आप बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा एक मानक कह सकते हैं आप डेफिनेशन जो दी गई है, बनाया गया, कितना एम्पियर किसे कहेंगे, 1 एम्पियर किसे कहेंगे, उसकी डेफिनेशन में ये मैंने बताया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर से, उसमें एक टेम्परेचर का जो यूनिट आएगा केल्विन। व्हाट इज द केल्विन? द केल्विन इज यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज फ्रैक्शन 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपको आगे पढ़ना है कि यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां यह वैल्यू उसके बाद जो है, जैसे एक्स वाई एक्सिस पर जब ग्राफ खींचा जाता है तो वहां से जो टेम्परेचर जो होता है निगेटिव हो जाता है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इसके बारे में आप बहुत सारे पढ़ना है, लेकिन अभी आप जो ये डेफिनेशन दी गई है उसको समझ लीजिए कि केल्विन, एक केल्विन वह थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है जो कि 1/273 फ्रैक्शन ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर फॉर द
triple point of the water. Okay, because of manner in the temperature scales used to define it, remains common practice to express a thermodynamic temperature. Symbol is T, and in terms of difference from the reference temperature, T is equal to 273.15 Kelvin. The ice point means freezing point. तो ये -200, ये तो दिया 273.15 केल्विन पर, इसको रेफरेंस दिया गया है वो केल्विन को, लेकिन -273 डिग्री केल्विन पर जो टेम्परेचर होता है वहां से बर्फ जमना शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये माइनस केल्विन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर का ये यूनिट है, उसको बनाया गया है वाटर से कंपेयर करके, उसके ट्रिपल पॉइंट से कंपेयर करके। तो ये डेफिनेशन भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका मोल। मोल कई बार फिजिक्स में तो यूज होगा, थर्मोडायनामिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रैक्टिकल में भी और आपका थ्योरी में भी। तो एक्चुअली ये मोल होता क्या है, कैसे डिफाइन किया गया है कि द मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ ए सिस्टम which contain as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12. It is the symbol is the mole. मतलब आप एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में, तो ये कार्बन 12 भी एक कार्बन का आइसोटॉप्स है, ये कार्बन 12 कहलाता है, जिसका कह रहे हैं कि इसी से इन्होंने 1 मोल की डेफिनेशन दिया है कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम व्हिच कंटेन मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज as there are atoms in 0.012 kilogram of the carbon 12 के लिए। When the mole is used, the elementary entities must be specified and may be atoms, molecules, ions, electrons, other particles or specified group of the such particles। मतलब कहने का है कि इस मोल के कंसेप्ट के द्वारा ही केमिस्ट्री में आप किसी भी एटम्स को, न्यूक्लियस को, आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को और अदर पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उसको आप डिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो ये था आपका 1 मोल की डेफिनेशन। इसी के साथ में आपका एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी जिसको कहते हैं तीव्रता। जैसे किसी लौ की तीव्रता, किसी कैंडल की तीव्रता, किसी दीपक की तीव्रता या किसी बल्ब की तीव्रता कितनी होती है, उसको हम कैंडिला में डिफाइन करते हैं। और कैंडिला क्या होता है? द कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन of the source that emits the monochromatic radiation of the frequency 540 into 10 raised to the power 12 hertz है, ये 10 raised to the power 12 hertz, and that has radiation intensity in that direction of 1/683 watt per stadium। ये स्टेडियम बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, स्टेडियम का 1/683 पार्ट है ना, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में द सोर्स दैट इमिट, क्या इमिट करता है, क्या निकलता है उसके में से, जो सोर्स है जो कि इमिशन कर रहा है उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उस सोर्स से इमिशन हो रहा है जो कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 into 10 raised to power 12 हर्ट्ज होती है। अगर इतना रेडिएशन होता है, उसका इतना पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं कैंडिला।
it follows that the spectral luminous efficiency for monochromatic radiation of the frequency of 540 into 10 raised to the power 12 Hz is exactly, हम इसको मान लेते हैं 683 lumens per watt। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है 555 के 6 LM per watt, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 683 कैंडेला स्ट्रॉन्शियम पर वॉट। द वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा ऑफ द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 555 मीटर। मतलब कहने का, आपको इनको कहने का क्या मतलब है कि कैंडेला एक लुमिनस इंटेंसिटी होती है जो कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जो एलिमेंट्स होते हैं ऐसे एटम्स के रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 हर्ट्ज होती है, उनसे बराबर इतना फ्रीक्वेंसी की जो पार्टिकल्स इमिट होती हैं, और वो उसी डायरेक्शन होता है जिसमें कि 1/683 वाट पर सेकेंड रेडियम इमिट करता है। That follows that spectral luminous efficiency for the monochromatic radiation of the frequency is 540 into 10 raised to the power 12 Hz is exactly the luminous per watt। इसको इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं। मुख्य बात आपको यह है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज होती है, उसका इतने पार्ट का पर सेकेंड जो रेडिएशन होता है उसके में जितने पार्टिकल्स इमिट होते हैं उससे कंपेयर किया गया है 1 कैंडेला को। तो ये बात थोड़ी सी थी, थोड़े से आपको कुछ डेफिनेशंस थे जो स्टैंडर्ड यूनिट मेन माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है, अगला पार्ट आता है आपका जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ मून, कि मून को कैसे यहाँ से, जैसे हम बता देते हैं कि लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना है, अर्थ का लेंथ कितना है, मास कितना है, ये सब साइंटिफिक खोज हो चुकी है। ठीक है, तो कैसे पता लगाया जाता है, कुछ मेजरमेंट, ये चैप्टर आपका मेजरमेंट का है, तो सिंपल मेजरमेंट तो है ही है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दूर हैं, उनको कैसे मेजर किया जाएगा उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको टॉपिक को आप नोट करेंगे। पहले कैसे मेजर करेंगे उन्होंने तरीका बताया है कि मान लीजिए लेट द मून बी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द डायमीटर d, इस टोटल इसका डायमीटर d है। लेट e बी द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, e पर एक पॉइंट है यहाँ पर अर्थ के किसी पार्ट के ऊपर। A telescope is focused on the moon surface and its image is ordered as shown। एक टेलीस्कोप यहाँ से में फोकस किया जाता है इसको देखने के लिए मून को, तो ये पूरा का पूरा मून दिखता है। तो E से A से E तक और B से E पर ये एक एंगल बनाता है जिसको कहते हैं थीटा। ओके, मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन द मून ऑफ द अर्थ सरफेस, ये इस तरीके से हम एक फिगर बना लेते हैं। हमने इमेजिन किया कि अर्थ से इसका डिस्टेंस s है, यहाँ पर ये मून का जो दोनों एंड है वो किसी ऑब्जर्वर या टेलीस्कोप के ऊपर एक थीटा एंगल बना रहे हैं। अगर ये मून का डायमीटर d है जिसको कि AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि डायमीटर AB ऑफ द मून इज कंसीडर्ड द सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस s। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये मून यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जाएगा एक तरीके से ये सर्कल बनाएगा यहाँ पर, तो ये सर्कुलर आर्क इस तरीके से ये AB आर्क, ये लाइन मत देखिए आप, ये आर्क ये B, और इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है E पर, दैट विल बी E। ओके, द डायमीटर ऑफ द मून कैन बी फाउंड बाय नोइंग Q एंड S। Q और S का क्या मतलब है यहाँ समझिए कि एवा फार्मूला क्या मतलब है कि जैसे हमको ये डिस्टेंस मेजर करना है और इसको हमने आर्क लिया हुआ है, तो एक हम
फार्मूला बता देते हैं। एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये चाप यानी ये आर्क होता है, और रेडियस मालूम है इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, और ये एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इससे हमको क्या निकालना था, इसका रेडियस पता लग जाएगा तो उससे डायमीटर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये फिगर है, इसके द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं डायमीटर ऑफ द मून। ओके, तो ये समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। और बुक में बहुत सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना है, शॉर्ट में समझना है इस चीज को कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन नहीं करना, डिटरमाइन किया हुआ है ऑलरेडी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी मालूम है, लेकिन आप क्या करेंगे इसको बस थ्योरेटिकली समझ लेंगे। एक पार्ट और है, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम मून, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, अभी हमने क्या पता लगाया, डायमीटर पता लगाया। डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, ये एक मेथड है आपका पैरालक्स मेथड, जिसका यूज आप करेंगे प्रैक्टिकल में भी। ठीक है, प्रैक्टिकल में ये पैरालक्स मेथड का यूज किया जाता है जब हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस को ऑप्टिकल बेंच पे रख करके पिन को हम लगाते हैं, तो उसका एक पिन का इमेज दूसरे के पिन पर बनता है। तो जो इमेज बनता है उसको हम ऐसा सेट करते हैं कि दोनों पिन एक साथ लेफ्ट एंड राइट मूव करें, उसी को हम पैरालक्स कहते हैं, है ना। इमेज पिन और जो ऑब्जेक्ट पिन है एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और दोनों एक साथ मूव होना चाहिए। तो थोड़ा जो ऑब्जेक्ट या इमेज लेंस है उसको सेट करके ऐसा सेट किया जाता है कि वो दोनों एक साथ मूव करें, उसी को हम पैरालक्स कहते हैं। तो वहां यहाँ पर उसी चीज का यूज किया गया है। लेट, मान लिया उन्होंने कि लेट द ऑब्जेक्ट वो बी द व्यूड विद द आवर आईज विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ आर मेकिंग एन एंगल बिटवीन द टू आईज शोन इन द डायग्राम। मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हम अपनी आंखों से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो अब ये एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन हमारा एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ एक आंख से ये डिस्टेंस है और एक आंख से ये डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है, आंख एक ही जगह पर है, तो ये आर और आर दोनों बराबर होगा। तो एंगल Q caused by the two lines drawn from the position of the two eyes, the object is called angle of parallax। मतलब एंगल के आंख के ऊपर जो किसी पॉइंट से एंगल बनता है, जो ये थीटा नाम दिया गया है, दोनों आंखों के बीच का जो एंगल आता है उसको हम एंगल ऑफ पैरालक्स कहते हैं। If we can considered OA and OB as the radius of the circle of the distance XAB, the arc of the circle we given, यहाँ भी उसी चीज का यूज करते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क AB अपॉन रेडियस। तो आर्क AB को A इंटू B के रूप में लिखा जरूर है, लेकिन ये यहाँ मतलब है आर्क से, जितना भी आर्क यहाँ पर बनेगा ए और बी के बीच में वही लिया जाएगा। उन्होंने एक अप्रॉक्स ले लिया, दैट इज द क्रॉस एक्स ले लिया, एक्स अपॉन आर। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब रेडियस निकालना है अर्थ से, ये डिस्टेंस निकालना है, ये आर निकालना है। यहाँ पर रेडियस का मतलब ये डिस्टेंस आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन थीटा। तो ये पैरालक्स मेथड कहलाता है क्योंकि ये आंख के ऊपर ये पैरालक्स एंगल बनता है। ओके, तो इस थ्योरी पोर्शन को भी आप नोट कर लीजिएगा, इसमें भी दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ज्यादा तो नहीं दिया, थोड़ा सा दिया है, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आपका कि इसमें और क्या चीजों का प्रयोग किया जाता है, कि जैसे ये मून है,
ये आपका पैरेलक्स एंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस आर है, ये अर्थ सरफेस से। वी कंसीडर ओ referred in the above diagram to be the moon or near by the stars। मतलब क्या कह रहे हैं कि मान लिया कि वो जो है वो ऐसा डायग्राम है, ऐसा ऑब्जेक्ट है टू बी मून और रियली स्टार्स, नियर बाई स्टार्स के ऊपर है। देन द एंगल इज टू स्मॉल, ये जो एंगल ये बन रहा है इसको थीटा की जगह ये क्यू यहाँ पर मार्क किया गया, ये एंगल थीटा है। थीटा इज टू स्मॉल इन द व्यू ऑफ द लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस and place of the observation, hence in order to have a better and valid point of observation, 2 points on the earth surface of the earth is taken as the basis of observation instead of the two eyes। जैसे हमने कहा कि यहाँ एक आंख ले लेते हैं, यहाँ एक आंख लेते हैं, तो ऐसा नहीं, हम इसको सपोज आंख ही तो है, देख तो हम यहीं से रहे, लेकिन अब ऐसा हम मान के चल रहे कि ये 2 पॉइंट है। In order to have simultaneous observation of the moon, we select every distance star at O and measure the angle between O and 2 points on the earth as in the diagram। जैसे दोनों पॉइंट्स के बीच में P1 और P2 के बीच में जो O ये पॉइंट से मून से यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया, तो दोनों एंगल बना रहे हैं। तो ये आपका जो एंगल ये बन रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन से, और ये उनको ऐसे मिला रही है, तो ये θ1 और θ2 का एडिशन जो होगा थीटा होगा। आप पढ़े हैं पहले ज्योमेट्री में पिछली क्लासेस में, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस θ2, तो दिस r इज इक्वल टू x अपॉन थीटा की जगह जो पीछे बताया था, थीटा की जगह θ1 प्लस θ2 भी लिख करके भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है।